नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून में संधियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसके बारे में बताऊंगी। कल संधि की परिभाषा और अर्थ तथा इसी के साथ संधियों को विभिन्न शब्दावली के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा मैंने की थी। जैसे अभिसमय है, प्रोटोकॉल है, समझौता, आयोजन, मौखिक विवरण है, घोषणा, अस्थायी प्रणाली और अंतिम विधि भी इसको कहते हैं। आज हम संधियों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो संधियों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया गया है। ओपनहाइम ने जो संधियों का वर्गीकरण किया है, उन्होंने बताया कि दो तरह की संधियां होती है। पहली विधि बनाने वाली संधियां और दूसरी विधि के अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित संधियां। बैटिल के अनुसार संधियां 4 प्रकार की होती है: समान संधि, असमान संधि, वास्तविक संधि और व्यक्तिगत संधि। लेकिन सामान्यतः हम जो वर्गीकरण किया गया है संधियों का, उनके बारे में चर्चा करेंगे। संधि का पहला प्रकार बताया गया है, वो है विधान निर्माण करने वाली संधियां। कानून बनाने वाली संधियों में सन 1815 की वियना कांग्रेस के अंतिम कानून का वर्णन किया जा सकता है। इस कानून के अनुसार स्विट्जरलैंड को तटस्थ करने, अंतर्राष्ट्रीय नदियों में नौचालन करने, दास व्यापार समाप्त करने आदि विषयों के बारे में नियम बने। सन 1856 की पेरिस घोषणा, सन 1864, 1906, 1929 तथा 1939 के जिनेवा अधिवेशन तथा सन 1907 के हेग सम्मेलन और सन 1920 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संबंधी नियम जो लीग ने बनाए थे तथा सन 1945 में यूएनओ का चार्टर, इसी प्रकार की संधियां हैं जिन्हें कानून निर्माण करने वाली संधियां कहा जाता है। दूसरे प्रकार की संधि है अन्य प्रयोजन संबंधी संधियां। कभी कभी संधियों के उद्देश्य के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है, जैसे शांति संधि, मित्रता संधि, तटस्थता संधि और व्यापार संधि। हॉलैंड ने विषय के दृष्टिकोण के अनुसार संधियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है, जैसे राजनीतिक संधियां, इनमें शांति, सीमा, मित्रता, मान्यता, देशीकरण और गारंटी संबंधी संधियां सम्मिलित है। दूसरा है व्यापारिक संधियां। ये सारी प्रयोजन यानी उद्देश्य के आधार पर संधियों का वर्गीकरण है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है अन्य प्रयोजन संबंधी संधियां, उसमें उसके अंतर्गत कई उद्देश्यों के आधार पर संधियों का वर्गीकरण किया, जिसमें व्यापारिक संधियां भी हैं। इसमें नौचालन, वाणिज्य, मछली पकड़ने के स्थान संबंधी संधियां मानी जाती है। सामाजिक संधियां वे संधियां हैं जो विभिन्न देशों की व्यापारिक सुविधाएं के लिए प्रदान की जाती है। दीवानी न्यायालय संबंधी संधियां हैं। इनमें वे सब संधियां हैं जो मुद्रण अधिकार, पेटेंट और ट्रेडमार्क आदि से संबंध रखती हैं। और फौजदारी न्याय से संबंधित संधियां भी हैं। इनमें इस प्रकार के विषयों की संधियां सम्मिलित हैं जो फौजदारी न्यायालय से संबंध रखते हैं, जैसे प्रत्यर्पण आदि। तो मैक्रेयर ने संधियों का वर्गीकरण किया। उन्होंने भी ये बताया कि स्वत्व परिवर्तन संबंधी संधियां होती है, संविधानात्मक संधियां होती है, विधि निर्माण करने वाली संधियां होती है और विश्वव्यापी डाक संघ स्थापित करने वाली संधियां भी होती है। संधियों के बारे में जो मैंने अभी बताया वर्गीकरण के बारे में, इसके अतिरिक्त वास्तविक व्यवहार में कुछ अन्य प्रकार की संधियां भी आती हैं। तो ये जो वास्तविक व्यवहार में संधियां आती हैं वो कुछ इस तरह से है, जैसे द्विपक्षीय संधियां। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो राज्यों के बीच होने वाली संधि को द्विपक्षीय कहा जाता है। अनेक द्विपक्षीय संधियां व्यक्तिगत नागरिकों के निजी समझौतों से समानता रखती है और द्विपक्षीय संधियां प्राय निजी संविदा होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत नहीं होती हैं। जिन विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट नियम नहीं है, उनके बारे में व्यवस्था करने की दृष्टि से ये द्विपक्षीय संधियां महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।
दूसरा है बहुपक्षीय कानून निर्माता संधियाँ। द्विपक्षीय संधियों से भिन्न बहुपक्षीय संधियाँ भी होती है। ये दो प्रकार की होती है, कानून निर्माता संधियाँ तथा राज्यों के आर्थिक और सामाजिक हितों पर विचार करने वाली संधियाँ। कानून निर्माता संधियाँ दोनों पक्षों की सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त करती हैं। फिर है शांति संधियाँ। युद्ध के बाद शांति संधियाँ भी की जाती है। ये संधियाँ जिस समय की जाती है उस समय विजेता राज्य कुछ भी करने की शक्ति रखता है। वह पूर्ण विनाश न करके शांति संधियों के मार्ग को अपनाता है और शांति संधि एक प्रकार से हारे हुए पक्ष द्वारा भुगतान की गई कीमत है जो युद्ध छेड़ने के बदले दी जाती है। वर्साई की संधि को इसी रूप में हम ले सकते हैं। फिर है गारंटी देने वाली संधियाँ। सन 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व न्यायवेताओं ने गारंटी की संधियों के दायित्वों के क्षेत्र पर विस्तार के साथ विचार किया। ये संधियाँ विशेष राजनीतिक स्थितियों की स्थापना तथा दायित्वों के निर्वाह के लिए विशेष दबावों की रचना के हेतु की गई थी। स्विट्जरलैंड तथा बेल्जियम को तटस्थता की गारंटी दी गई। यह सभी पक्षों द्वारा दी गई सामूहिक गारंटी थी। संधियों का सबसे अधिक सही या उपयुक्त वर्गीकरण हम कहें तो ब्रिटिश ईयरबुक 1903 में दिया गया है, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार बताए: यातायात संबंधी संधियाँ, संविदा स्वरूप संधियाँ और विधि विधायक संधियाँ। इसमें विधि विधायक संधियों के फिर उन्होंने 3 रूप बताए: संवैधानिक विधि बनाने वाली, शुद्ध विधि विधायक संधियाँ, अधिपत्र के समान प्रवृत्ति की संधियाँ। तो ये संधियों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, संधियों का वर्गीकरण जिसके बारे में मैंने आपको बताया। संधि के कुछ चरण भी होते हैं और इन चरणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जैसे प्रतिनिधियों की नियुक्ति। संधियों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संधिकर्ता राज्य अपने अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। इन प्रतिनिधियों को संधि संबंधी वार्ता करने और संधि की शर्तों को निश्चित करने और मानने का पूर्ण अधिकार होता है। इन्हें इस प्रकार का एक अधिकार पत्र दिया जाता है और इस अधिकार पत्र पर राष्ट्र के शासक के हस्ताक्षर होते हैं। जब इस अधिकार पत्र पर राष्ट्र के शासक के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब इसे विशेष पूर्णाधिकार की संज्ञा भी दी जाती है। फिर संधि वार्ताएं होती है। संधि के संपादन में दूसरी महत्वपूर्ण बात है वार्ता। इस क्रिया को निगोशिएशंस कहा जाता है। इस काल में जो भी निश्चित हो जाता है उसी के आधार पर संधि का मसविदा तैयार किया जाता है। फिर है जैसे हस्ताक्षर। तीसरी महत्वपूर्ण बात, संधि करने के समय संधि के मसविदे पर हस्ताक्षर करना होता है। जब संधि का प्रारूप तैयार हो जाता है तो उस प्रारूप पर बड़े समारोह के साथ हस्ताक्षर किए जाते हैं। हस्ताक्षर होते ही एक संधि प्रभावशाली हो जाती है। यदि संधि में ऐसा प्रावधान है तो वह केवल तभी प्रभावशाली बनेगी जबकि आवश्यकता का अनुसमर्थन उन्हें प्राप्त हो। फिर है अनुसमर्थन। संधि संपादन में अनुसमर्थन बहुत आवश्यक है, क्योंकि राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि उनके प्रतिनिधियों द्वारा किए गए निर्णय को मान्यता प्रदान की जाए। यह मान्यता समर्थन द्वारा प्रदान की जाती है। राज्य एक सर्वोच्च सत्ता संपन्न स्वतंत्र देश होता है, अतः उसे किसी भी संधि को मानने या न मानने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए संधि की शर्तों के समर्थन की आवश्यकता है। बहुधा ऐसा होता है कि उस संधि के अनुसार देश में वहाँ की संसद के विधान बनाने पड़ते हैं। इसलिए भी संबंधित देश की संसद की स्वीकृति अथवा समर्थन की उस संधि के लिए आवश्यकता है। संधि के शर्तों को संबंधित देश की जनता का समर्थन प्राप्त कराने के लिए संसद द्वारा उसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राज्य यदि चाहे तो संधि की पुष्टि करने से इनकार भी कर सकता है। इसके पीछे वो 4 महत्वपूर्ण कारण बता सकता है, उपाय आधार बता सकता है। यदि राज्य के प्रतिनिधि अपने अधिकार क्षेत्र को पार करके मनमाने ढंग से संधि कर ले, या यदि प्रतिनिधियों की संधि संबंधी पूर्ण तथ्य ज्ञात नहीं हो और तथ्यों की जानकारी न होने के कारण संधि ठीक प्रकार से न की गई हो, या यदि संधि की शर्तों का पालन करना असंभव प्रतीत होता हो,
या फिर राज्य के प्रतिनिधि संधि की किसी शर्त से सहमत न हो और वह शर्त उन पर थोप दी जाए। तो इस आधार पर या इन आधारों पर संधि को या संधि की पुष्टि करने से इनकार भी किया जा सकता है किसी राज्य के द्वारा। फिर है सम्मिलन और अनुसरण। कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य संधि संपन्न होने के पश्चात उसमें सम्मिलित होते हैं। राज्यों के इस प्रकार के सम्मिलित होने को ही सम्मिलन कहा जाता है। फिर है संधि का लागू होना। किसी संधि को कार्यान्वित करना उस संधि की शर्तों पर निर्भर करता है। कभी कभी संधि को प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात लागू कर दिया जाता है। कुछ संधियां अनुसमर्थन के बाद लागू होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी संधि को लागू करने के लिए शर्तों का स्पष्ट वर्णन कर दिया जाता है। फिर है पंजीकरण और प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 102 के अनुसार यह निर्धारण कर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों द्वारा की गई समस्त संधियों का पंजीकरण संघ के सचिवालय में शीघ्र अतिशीघ्र होना चाहिए। जिस संधि का इस प्रकार पंजीकरण नहीं होगा वह मान्य नहीं समझी जाएगी। फिर है संधियों को कार्यान्वित करना। जब संधि को कार्यान्वित किया जाता है उस समय संबंधित राज्यों की संसद अपने राष्ट्रीय विधि विधानों में परिवर्तन करती है। संधि की शर्तों को लागू करने के लिए परिवर्तन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की बैठकें श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए अक्सर होती रहती है, परंतु जब तक राज्य अपनी संसदों में इस संबंध में कानून पारित नहीं कर लेते तब तक वे राज्य इन श्रम संबंधी सुविधाओं को अपने राज्यों में कार्यान्वित नहीं कर सकते। और अंतिम चरण है उसका संधि का रूप। संधियों के मुख्य भाग होते हैं जैसे प्रस्तावना, फिर संधि की मुख्य धाराएं क्या है या व्यवस्थाएं क्या की गई है संधि में, फिर है संधि की अंतिम धाराएं। इनमें संधि के लागू होने, उनके हस्ताक्षर या अनुसमर्थन द्वारा स्वीकृति, उसकी अवधि, भाषा, रजिस्ट्री आदि औपचारिक विषयों का वर्णन होता है। और फिर संधि पर पूर्ण अधिकारियों के हस्ताक्षर करने की तिथि तथा स्थान का उल्लेख होता है। तो इस तरह से संधि एक लंबी प्रक्रिया है और संधि करने वाला कोई एक निश्चित और सामान्य तरीका नहीं है। इसके विभिन्न चरणों को पार करते हुए संधि को अंतिम रूप दिया जाता है। धन्यवाद।